नमस्ते और आदाब अर्ज़ दोस्तों। आज मैं अपना पहला वीडियो दृष्टिकोण के बैनर के तहत आपके सामने पेश करूंगा। इस पहले वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही इस्तेमाल करूंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा हिंदी में बात करूं, मगर कई बार ज़रूरी होता है कि किसी टॉपिक को समझाने के लिए अंग्रेज़ी अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और अपना फीडबैक और कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि यह बिल नहीं है, ये कानून बन चुका है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए मैं उसे CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहूंगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में आप सारे लोग अखबारों में सुन रहे होंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो ना ही किसी सुन रहे होंगे, सड़क पर जलसे भी देख रहे होंगे, प्रोटेस्ट भी देख रहे होंगे, खबरें भी देख रहे होंगे, इंटरव्यूज भी सुन रहे होंगे और बहुत सारे नजरिए आपके सामने जरूर पेश किए गए होंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सामने इसका जो सच्चा जो मकसद है वो आपके सामने पेश करूं। पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा अपना ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। मेरे पिताजी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो खुद लाहौर के निवासी थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। और सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू और सिखों की तरह हमें भी अपना घर छोड़ना पड़ा था पार्टीशन के दौरान, बंटवारे के दौरान। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, कि पहले समझते हैं कि हुआ क्या था और क्यों इस चीज की जरूरत आज आ पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जो बंटवारा हुआ वो धर्म या मजहब के आधार पर हुआ। अब लोग कई लोगों को दोषी मानते हैं। कोई कहता है ये गांधी का कसूर था, अमित शाह साहब कहते हैं ये कांग्रेस का कसूर था, मगर वास्तविकता में ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी। और अगर आप उनकी मांगों को ठीक तरह से स्टडी करें, पढ़े, तो आपको समझ आएगा कि उनकी जो मांगे थी यूनिफाइड इंडिया के लिए, यानी कि बंटवारा ना करने के लिए, वो इस किस्म की मांगे थी कि वो नामुमकिन थी। और उन मांगों को सहमति देने से तो बंटवारा वाकई में बेहतर था। मगर बंटवारा हुआ और आप जानते हैं कि बंटवारे में कई 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 लाखों लोग मारे गए। इनफैक्ट अंदाजा लगाया जाता है कि 1 to 2 मिलियन, यानी कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए, जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हादसा माना जाएगा। बंटवारे में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये दो हिस्सों में एक मुल्क बना पाकिस्तान। बेसिकली पंजाब और बंगाल को तकसीम किया गया, उसको डिवाइड किया गया, और बाकी जो उसके सूबे थे सिंध वगैरह वो उसमें जोड़े गए। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टीशन जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बेसिस पर हुआ। और ये इसकी मांग जो है वो हमारे, यानी कि हिंदू समाज की तरफ से नहीं आई, मुसलमान समाज की तरफ से आई, और उनकी अपनी वजहें थी। इस पर मैं कभी और वीडियो करूँगा ये समझाने के लिए कि उसकी एक्चुअल वजह क्या थी। जब पार्टीशन हुआ तो जाहिर है कि बहुत सैकड़ों लोग इस तरफ आ गए सरहद के, यानी कि इस तरफ आ गए जिसको हम आज हिंदुस्तान या इंडिया कहते हैं, उसकी सरहदों के अंदर। उसमें मेरे अपनी फैमिली भी थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। और 1948 नवंबर में एक कट ऑफ डेट एस्टेब्लिश की गई हिंदुस्तान में कि जब जो लोग 1948 नवंबर तक यहाँ आ चुके हैं इस तरफ, उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाएगी। इंडिया से यहाँ पर मतलब है कि जो नया देश बन रहा था इंडिया, उसकी सिटीजनशिप, क्योंकि पहले तो वो भी इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया उसको कहते थे। अब हुआ ये कि इतना हैपहैज़र्ड या इतनी जल्दबाजी में ये पार्टीशन किया गया कि जो लोग कहीं जहाँ जाना चाहते थे वो पूरी तरह से अपना मन नहीं बना पाए थे कि जाएं या ना जाएं, और ना ही किसी को ये पता था कि जाना जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जो लोग अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने खेतों में, अपने कामों में सदियों से लगे हुए थे, बसे हुए थे, वो नहीं चाहेंगे अपना घर छोड़ के जाना। तो ऐसे कुछ लोग थे जो चले गए पहले ही। हमारी जो अपनी फैमिली थी वो 1946 में आ गई थी, क्योंकि हमें पता था कि निकलना जरूरी है। लेकिन ऐसे कई लोग थे जो 47 का में भी देख रहे थे, राह देख रहे थे कि हालात किस तरह के होंगे 48 में भी, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो उसके पार भी आए। लेकिन 1948 में काफी सारे लोग आ गए थे, जिसमें हम भी शामिल थे। ये सारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भी शामिल थे, और ऑफ कोर्स ये सारे आज हिंदुस्तानी कहलाए जाते हैं। 1948 से 1950 का जो दौर था वो बहुत वायलेंट रहा। उसमें बहुत कत्लेआम हुआ, प्लस उसमें कश्मीर में भी अटैक किया पाकिस्तान ने, और हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता था। जब मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं हिंदुओं और सिखों दोनों की बात कर रहा हूँ।
बाकी जो कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ही छोटी तादाद में थी, बेसिकली हिंदू और सिखों की बात सही है। और हिंदू और सिखों की बात जो है वो वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ ज़्यादा है। जो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ सिख भी बहुत करते हैं, ज़्यादातर सिर्फ हिंदुओं की बात है। तो 1948 से 50 में और भी लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक ये सिटीजनशिप एक्ट वगैरह इस्टेब्लिश हो चुका था। तो ये बड़ा मुश्किल था सरकार के लिए उस वक्त इस्टेब्लिश करना कि अब भारतीय कौन है या नहीं, इस नए भारत का नागरिक कौन है। तो एक माहदा किया गया जिसे कहते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो 1950 में उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये माहदा किया। और वो माहदा क्यों किया? वो माहदा इसलिए किया क्योंकि ये रेफ्यूजीज जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे और वहाँ से यहाँ और वहाँ से यहाँ, उसमें ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ से भी मुसलमान उस तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको डील करना, उनको हैंडल करना, उनको वेलकम करना या उनके लिए फैसिलिटीज बनाना नामुमकिन होता जा रहा था। वैसे ही दोनों गरीब मुल्क थे। तो ये उन्होंने समझौता किया कि भाई जो आपके पास माइनॉरिटीज हैं उनका आप ख्याल रखो, जो हमारे पास हम उनका ख्याल रखेंगे। और ताकि उम्मीद उनकी ये थी कि ज़्यादा लोग अब क्रॉस करना बॉर्डर बंद कर दें। तो इफेक्टिवली 1950 के आसपास बॉर्डर क्रॉसिंग टू गेन नेशनलिटी ऑफ द अदर कंट्री, यानी कि सरहद पार करना ताकि आप दूसरे देश में जाके वहां का नागरिक बन जाए, ये इफेक्टिवली बंद हो गया। क्योंकि दोनों सरकारों ने ये कह दिया कि भाई आप अभी आप नहीं आज तक अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आप फिक्र मत कीजिए, यहीं पर रहिए। वैसे तो हिंदुस्तान ने हमेशा ये कहा था कि यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इशू था ये ज्यादा पाकिस्तान से जो शरणार्थी रेफ्यूजीज हमारे तरफ आ रहे थे उनको ज्यादा अप्लाई करता था, क्योंकि यहाँ से जो जिन्होंने जाना था वो जा चुके थे, और जो 1948 में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे 1948 1949 में। एक बात यहाँ कहनी जरूरी है कि 1950 के मुआहदे तक और उसके बाद भी हम देखते हैं कि हिंदूज को पाकिस्तान में एक तरह से बार्गेनिंग चिप या एक हॉस्टेज की तरह से ही देखा गया है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उनकी उम्मीद ये थी कि काफी सारे हिंदू हमारे पास रहें, और किस लिए रहे? ताकि वो गारंटी के तौर पे इस्तेमाल किए जाए कि अगर हिंदुस्तान में जो बचे हुए मुसलमान हैं, हालांकि वो पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा थे, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह गए वो मुसलमानों के साथ अगर हिंदुस्तान की स्टेट ने कोई बदसलूकी की तो उसका बदला हम पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू और सिखों पर लेंगे। तो यहीं से आपको उनकी मंशा, उनके माइंडसेट का आइडिया हो जाता है कि उन्होंने उनको कभी अपना माना ही नहीं था, उनको हिंदुस्तानी ही समझा था पाकिस्तान में, और इसीलिए उनका गला काटने के लिए तैयार थे अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे कोई जुल्म हो तो। हालांकि ये बहुत ही अजीब बात है कि उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र थी, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाहर लेने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि 1950 के बाद में जो है वो दूसरी तरफ जाना जो है बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान 1955 में ये कहता कि नहीं मुझे तो पाकिस्तान जाना है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उसके लिए अपने कोई आपके लिए रेड कारपेट उसके लिए बिछा देता कि आप आइए, आपका घर है, आप कभी भी आइए, नहीं। तो हकीकत में और उनके कहने में बहुत फर्क था। जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का और सिखों का वो तो 45 से शुरू हो गया था, 47 में मैक्सिमम हुआ, और बाद में दोबारा 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब उसकी तादाद बहुत बड़ी थी। अंदाजा लगाया जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान में 2 मिलियन लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें ज्यादातर दोबारा हिंदू थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की फौज थी वो हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट करते थे, मुसलमानों को भी करते थे, लेकिन जहां तक मुमकिन है पहले हिंदुओं को करते थे, बाद में मुसलमानों को। तो अब बात करते हैं इस हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को समझने के बाद कि इसके बाद में आसाम एकॉर्ड बना, और काफी बात बना, लेकिन ये क्यों बना? तो ये सारा माहौल बना हुआ था रेफ्यूजी क्राइसिस का। शुरू 40s में 45, 46, 47 में हो चुका था। उनमें से कई सारों को 48 में री सिटीजनशिप दे दी गई थी न्यू इंडिया की, इस करंट इंडिया की। 71 के आसपास दोबारा बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान भी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गए, खास करके आसाम में, लेकिन और भी सूबों में जैसे कि बंगाल और त्रिपुरा वगैरह। तो आसाम के जो निवासी थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो सारे हमारे घर पर आ जाएंगे और हमारी जबान, हमारी तहजीब, हमारी जो रहन सहन का तरीका है वो सब खत्म हो जाएगा, और हमको इससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो उनका बहुत सारा आंदोलन चलता रहा, और 1985 में एक मुआहदा हुआ आसाम एकॉर्ड के नाम से, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि एक कट ऑफ डेट एस्टैब्लिश की गई, और वो कट ऑफ डेट पहले 1966 थी, फिर 1971 हो गई, यानी कि टू इंक्लूड द पीपल जो
बांग्लादेश के फॉर्मेशन के दौरान आए थे। अगर आप उस डेट के पहले से आसाम में आ चुके हो तो आपको आसाम में रहने का हक है। अगर आप उस डेट के बाद आए हो तो आपको आसाम में रहने का हक नहीं है। ये कमिटमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने आसाम की गवर्नमेंट को दिया। इसको कहते हैं आसाम अकॉर्ड। ठीक है, इससे इंडियन सिटीजनशिप का कोई ताल्लुक नहीं था उस पर, और मैं क्या ताल्लुक है उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन ये कमिटमेंट था कि उस पर आप आसाम में नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो लोग बंगाल से आए थे वो ज़्यादातर आसाम में जाके रहे थे। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि आज ये दिखाया जा रहा है कि आसाम चल रहा है, आसाम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वाकई में हो रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं? इतने ये मिसलीडिंग प्रोटेस्ट है। ये जो सेंटिमेंट था आसामियों का, ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि आधा आसाम जो है वो बांग्लादेश में जा चुका है, और जो बचा कुचा हमारे पास है वो भी बहुत मुश्किल से बचा था। मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, एक आदमी का, जिन्होंने बहुत लड़ाई की थी आसाम को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने की, जो बचा हुआ आसाम है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि नेहरू साहब ने तो गिव अप कर दिया था आसाम को। तो ये जाहिर बात है कि जो आसाम हिंदुस्तान में जुड़ा और बचा, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था बांग्लादेश को लेके वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उन्होंने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया था। और जो बांग्लादेश के मुसलमान थे बंगाल के, और जो आसाम के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने ये अपने मर्जी से फैसला किया था उनको बांग्लादेश में रहना, इंक्लूडिंग जो सिलहट नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर प्लेबिसाइड हुआ था, और जो मुसलमान पॉपुलेशन है उन्होंने चूज किया था पाकिस्तान को ज्वाइन करना, क्योंकि उन दिनों सेपरेट इलेक्ट्रेट हुआ करते थे। तो ये जो एंटी इमिग्रेंट माइंडसेट है आसाम में, वो दरअसल मैं क्रूड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बेसिकली एंटी बांग्लादेशी माइंडसेट है। ठीक है, मतलब आसाम वाले ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालो, और मैं डेरोगेटरी तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वाकई में उसको इस तरह से देखा जाता है। लेकिन जब वो बांग्लादेशी का जिक्र करते हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र नहीं कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू कोई बहुत डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ नहीं आते थे। ठीक है, उनके त्योहार और आसामी हिंदुओं के त्योहार एक ही है, उनकी भाषा भी एक ही है, उनके कपड़े भी वही है। हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा फर्क तो है, लेकिन बेसिकली उनका ये कहना था कि ये जो बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं, खास करके अब आ रहे हैं जब उन्होंने अपना देश बना लिया, उसके बाद उनको यहाँ कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और उनकी तादाद वैसे भी ज्यादा थी, और प्लस उनको आइडेंटिफाई करना भी आसान है, उनकी शक्लें, उनके कपड़े, दाढ़ी वगैरह से दिखते भी ज्यादा आसानी से हैं। तो जाहिर है कि थोड़ा एंटी सेंटिमेंट ज्यादा, मतलब एक आम आदमी जो है उनको देख के झट से पहचान लेगा, कोई हिंदू को देख के झट से पहचान नहीं पाएगा कि ये बंगाली हिंदू है या आसामी हिंदू है, क्योंकि उनमें काफी ओवरलैप है। तो ये जो सेंटिमेंट है कि बेसिकली बांग्लादेशी मुस्लिम्स के खिलाफ था, आज ये दिखाया जा रहा है कि ये सेंटिमेंट इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, क्योंकि वो शर्माते हैं ये बोलने से कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ था, जो उसकी हकीकत है। अब आसाम अकॉर्ड में ये कमिटमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दी कि उसके बाद 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनको आसाम में रहने का कोई हक नहीं। ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं, ये कहा कि आसाम में रहने का कोई हक नहीं। अब उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कब आया है। अब वो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, कहाँ से आप कागजात लाओगे, दस्तावेज लाओगे, कैसे प्रूव करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान में एक्टिव इतना है। लेकिन एक एक्सरसाइज का निर्माण हुआ, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, और ये बीजेपी ने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक काउंसिल बनाई, कमेटी बनाई और कहा कि एनआरसी कंडक्ट करिए आसाम में। और वो क्यों कीजिए? क्योंकि हमारी कमिटमेंट है आसामियों को कि हम उनको, जो लोग वहाँ पर 1971 के पहले नहीं आए थे, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको इलीगल डिक्लेयर करें। तो ये सारा एक्टिविटी शुरू हुआ। ये आप सुन ही रहे होंगे अखबार में कि एनआरसी हुई, और उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसा मैंने बताया। वो तो हिंदुस्तान में इस तरह की एक्टिविटी होगी, आज भी आधार कार्ड जो है वो सीमलेस नहीं बनता। तो आप एनआरसी कहाँ से आप प्रूव करोगे कि आप कौन सी जगह रहते थे, आप कहाँ से आए? उसमें बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से फेक केसेस हैं। कई लोग उसमें से 30-40 साल से ऑब्वियसली इंडिया में रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अपना नेटवर्क बना लिया है, थोड़ा पैसा खिला के। राशन कार्ड भी है कईयों के पास, वोटर कार्ड भी है। तो ये एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो भी है वो प्रोसेस कोशिश कर रहा है। मैं नहीं मानता कि वो बहुत अच्छी तरह कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो अब जो एनआरसी रिलीज हुई फाइनल अगस्त 2019 में, उसमें 3.29 करोड़, ठीक है, 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स थे, जिनमें से 19 लाख लोग जो है उनको इलीगल घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि उनका दे आर डीम्ड टू बी नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 19 लाख, यानी कि 3.1 करोड़ जो है वो एक्सेप्ट हो गए, 19 लाख बाहर। अब वो जो 19 लाख है उसका कोई हमारे पास ब्रेकअप नहीं है कि उसमें मुसलमान कितने, हिंदू कितने हैं। मेरा अपना अंदाजा जो अपने रिसर्च के बेसिस पे वो ये है कि रफली उसमें 50 से 60% हिंदूज होंगे, 10 से 12 लाख हिंदू होंगे, 7 से 8 लाख मुसलमान। ठीक है, और
इस वक्त जो है एनआरसी के तहत उनका एक ही स्टेटस है कि दे आर इलीगल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोगों के साथ क्या किया जाए। अब ये लोगों के साथ जो कमिटमेंट है आसाम को, वो ये है कि उनको आसाम में रहने का कोई हक नहीं है। अगर हिंदुस्तान चाहे वो सारे 19 लाख लोगों को किसी और सूबे में सेटल कर सकता है, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट व्हाट इंडिया वुड वांट टू डू, ठीक है। तो इंडिया का सोचना ये है कि जो उसमें से हिंदू आए हैं, ठीक है, वो इसलिए आए हैं कि उनको वहां पर बहुत तकलीफ होती है बांग्लादेश में रहने से, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनका होता है, उनके धर्म पे अटैक होता है, और उसकी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मैं जिनमें नहीं जाऊँगा। तो उनको प्रोटेक्शन देना और उनको अपने पास रखना और उनको आगे हक देना और इंडियन सोसाइटी में सेटल करना, ये गवर्नमेंट का दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा वो सोचते हैं, जिस वजह से ये CAB आ रहा है। ठीक है, CAB सिर्फ इसलिए नहीं है, इसलिए मैं उस पर दोबारा आऊँगा। अब जो बाकी बचे 7-8 लोग, 7-8 लाख, जो मेरा अंदाजा है ऑफकोर्स, बट जो भी वो नंबर है मुसलमानों का बांग्लादेश से जो आए हैं या जिनको वो लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, वो क्या करें? वो वही करेंगे जो किसी भी देश में एक इलीगल इमिग्रेंट को करना पड़ता है। अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप इस देश के नागरिक हो, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कोर्ट है इंडिया में, आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ अपील कर सकते हैं, और उसके जो लॉ लीगल रेमेडी है, प्रोसीजर होता है, वो आपको वहाँ से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसका आगे ये मतलब नहीं है कि आपको उठा के हम बांग्लादेश फेंक देंगे। वो ऐसा नहीं है कि हम फेंकना नहीं चाहते, शायद फेंकना चाहते नहीं है, लेकिन फेंक सकते नहीं, क्योंकि बांग्लादेश हमको कभी कबूल नहीं करेगा। बांग्लादेश कहेगा आपको नहीं पता ये कौन है, क्योंकि जब हम उनकी यहाँ की आइडेंटिटी नहीं अप्लाई एस्टेब्लिश कर सकते, तो वहाँ की क्या करेंगे? ठीक है, बांग्लादेशी कहेंगे नहीं नहीं ये तो आपके ही है, हम कहाँ से प्रूव करेंगे कि वो बांग्लादेश से यहाँ आए हैं? तो वो बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली वो यहीं रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उनको यहाँ रखा जा सकता है एज एन इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन, या उनको एसिमुलेट किया जा सकता है देश के अंदर एज सिटीजन्स। अब उसमें यह सवाल उठता है कि जिन लोगों ने बांग्लादेश मांग के बनाया और वो यहाँ आ जाते हैं, उनको हम ये हक कैसे दें, अनलेस कि वो या तो अपनी किसी तरह से गलती कबूल करे, या वो जो हिस्सा है उस प्रपोर्शन का वो बांग्लादेश से वापस ले आए हिंदुस्तान में, बंगाल या आसाम में। बट ऑफकोर्स वो तो ऑर्डर ही वाला है। तो ये सवाल उठता है कि उनको हम हिंदुओं के पार पे ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें मॉरल डिफरेंस है, और मैं उसको आऊँगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कई सारे जो हैं, हो सकता है बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो वाकई में हिंदुस्तान के थे, वो कभी नहीं गए थे, वो आसाम में थे, आसाम से कभी गए नहीं, श्योर, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर का मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। एक लॉ होता है दुनिया में जिसको कहते हैं 80-20 लॉ, कि अगर आपको 80% एक्यूरेसी मिल रही है तो दैट इज गुड इनफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद 90% इसमें एक्यूरेसी मिल रही है, हो सकता है 10% ऐसे उसमें मुसलमान हैं जो यहाँ इस तरफ रहे थे और वो वाकई में बांग्लादेश से नहीं आए थे, लेकिन उनको आइडेंटिफाई सेपरेटली करना बहुत मुश्किल है, और ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास जिसके बेसिस पर हम ये चेक कर सकते हैं, अनलेस कि आप हर इंसान को पर्सनली इंटरव्यू करो और उसकी माइंडसेट चेक करो और देखो कि उसकी टू नेशन थियोरी के तहत क्या माइंडसेट है और उसका हिंदुस्तान के लिए कितना प्यार है वगैरह, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो शायद हिंदुस्तान के थे और बांग्लादेश से नहीं आए। लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि, और ये मेरा अपना कहना है, कि बांग्लादेश और आसाम में बंगाली मुसलमान का रहना जो है पार्टीशन के बाद, और 2 बार, मतलब पहले तो पार्टीशन हुई, फिर 71 में जो हुआ कि एक और देश बना, बंगाली मुसलमानों ने अपना देश बनाया, उसके बावजूद अगर आप आसाम या बंगाल में रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अनलेस कि आप किसी प्रोसीजर में से जाएं जिसमें आप ये रिजेक्ट करते हैं कि हम टू नेशन थियरी का साथ नहीं देते। और इसका जो पैरेलल मिसाल है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से आसाम में 34% मुसलमान है, जो ज़्यादातर बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है, और वेस्ट बंगाल में 27%। और आप अगर पंजाब में जाइए या हरियाणा में जाइए, जो पुराने पंजाब का हिस्सा था जिसका भी बंटवारा हुआ था, वहां पर 2% मुसलमान है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के सारे मुसलमान उधर चले गए और बंगाल और आसाम के कोई भी नहीं गया? ऐसा तो कोई नहीं है कि ये ज्यादा सेक्युलर थे, वो कम सेक्युलर थे। इनफैक्ट इसका ऑपोजिट ट्रू है, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो बंगाल में ज्यादा थी, पंजाब में कम थी। और इस पर हम दोबारा कभी बात करें। और सिनेट का मैंने एग्जाम्पल दिया, वहां भी प्लेबिसाइट हुआ था और मुसलमानों ने मेजोरिटी वोट किया था फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान। तो एविडेंस जो है वो तो ये है कि वो और भी ज्यादा पाकिस्तान के हक में थे। तो 27% बंगाल और 34% आसाम में कहां से आ गए? उसका उत्तर यह है कि वो इलीगली बाद में आए हैं,
पहले चले गए थे कुछ और बाद में दोबारा आ गए बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स देयर या यहाँ अपॉर्चुनिटीज बेटर थी। अब इस पर हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि रेफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट में एक फर्क होना चाहिए, और है। कोई जो अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान आता है क्योंकि उस पर वहां पर नरसंहार हो रहा है या उसके धर्म को उसको प्रीच करने का हक नहीं है, तो वो रेफ्यूजी है, ठीक है। और अगर कोई इसलिए आता है क्योंकि उनका देश बर्बाद है या वहां कुछ काम नहीं है, तो वो इलीगल इमिग्रेंट है। अब जिन्होंने देश ये बनाया कि हम तो अपना देश बनाएंगे, पाक बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे और आपसे बेहतर बनाएंगे और आपके साथ हम रहना नहीं चाहते, अब अगर उनका देश फेल हो गया और वो यहाँ आते हैं तो ऑफकोर्स उनमें और जो वहां फंस गए थे हिंदू जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनमें काफी बड़ा फर्क है और ये फर्क हमको समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अमित शाह ये पार्लियामेंट में कह नहीं सकते कि हम इसको इस नजरिए से देखते हैं, तो उनको इसको थोड़ा सा पैकेज करना पड़ता है, सेक्युलरिज्म का नमक मिर्च डालकर उस पर, ताकि ये देश को बेचने में आसानी हो। पर बेसिक बात ये है कि इलीगल इमिग्रेंट और रेफ्यूजी में बहुत बड़ा फर्क है, लीगल फर्क भी है और मॉरल और हिस्टोरिकल फर्क भी है। एक सवाल ये उठता है, जो एनडीटीवी वगैरह पर ये खौफनाक चीजें बोलते रहते हैं, कोई पार्लियामेंट में कह रहा था कि हिटलर की तरह कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनेंगे यहाँ पर वगैरह वगैरह बकवास। हर देश में, ऑस्ट्रेलिया में मैं बैठा हूँ, यूएस में मैं रह चुका हूँ, हर देश में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कैंप होते ही, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप होते हैं, उनका कोई वहां कत्ल नहीं होने वाला, बट ऑफकोर्स उनको कहीं रखना पड़ेगा, एक तरह की जेल है, बट वो सलाखों वाली जेल नहीं है, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें आप रह सकते हैं। तो अगर आपको डिटेक्ट किया गया है कि आप इलीगल हो, तो ऑफकोर्स आपको किसी तरह के कैंप में रखना पड़ेगा। इसमें खराबी क्या है? मतलब अगर इसमें खराबी है तो फिर ये तो सारी दुनिया में बंद हो जाना चाहिए। लेकिन फिर बॉर्डर्स का क्या मतलब, सिटीजनशिप का क्या मतलब, रेफ्यूजीज का क्या मतलब? तो ये एक ब्लू स्काई बात और है और हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि अगर आपको आइडेंटिफाई किया गया है कि आप इस देश के लिए हैं, तो ऑफकोर्स आपको किसी जगह पर रखना पड़ेगा जहां से आप गायब ना हो जाओ कल। और उसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे बहुत नफरत करते हैं और anything like that। तो ये हमने बात की एनआरसी की। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिटीजनशिप एक्शन अमेंडमेंट बिल की। पहले तो ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तानी या भारतीय या इंडियन होता कौन है। हमारा एक बहुत बड़ा देश था जिसका बंटवारा हुआ, और जो लोग इस धरती के साथ आइडेंटिफाई करते हैं वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है। अगर उनके पास पासपोर्ट है तो भी है, और नहीं अगर है तो भी है, ठीक है। क्योंकि कोई कागज इस बात का सबूत नहीं होता कि आप किसी जगह से, आप किसी देश से, आप किसी तहजीब से रिलेट करते हैं या नहीं। कागज आते जाते रहते हैं। हो सकता है कल मुझे मेरा हिंदुस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करना पड़े, ऑस्ट्रेलियन लेना पड़े, और वो सहूलियत के लिए शायद मैं ले भी लूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं हिंदुस्तानी नहीं। और उसी तरह बिल्कुल जिसके पास, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है लेकिन वो अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, और इसके कई आपके पास मिसाल हैं, कुछ छुपे हुए मिसालें हैं और कुछ ओपन में है। तो इंडियन का मतलब ये है वन हु बिलोंग्स टू इंडिया, और पंजाब और बंगाल प्री पार्टीशन जो है ये हिंदुस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले लोग हो, जिस नाम ही सिंध और हिंद जो है वो सिनोनिमस टर्म्स हैं, तो आपको कोई ये कैसे कह सकता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं? उस पर एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर आप उनमें से हो जिन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं और हम तुर्कों और अरबों की औलादे हैं और हमको अपना देश बनाना है और हम ना हिंदी बोलेंगे, ना हिंदी नाम रखेंगे, और हम अपनी जबान बनाएंगे, अपने मजहब के बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये, हालांकि वो भी सही में हिंदुस्तानी ही थे, लेकिन अगर उनका ये मानना है कि वो नहीं थे तो वो एक एक्सेप्शन है। तो अगर आज कोई पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में पंजाबी पाकिस्तानी लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको मैं हिंदुस्तानी इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा है कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। लेकिन जो वहाँ की माइनॉरिटीज हैं, बेसिकली हिंदूज और सिख्स, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। इनफैक्ट उन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स कहा था। जब उनसे पूछा गया था 1946 के इलेक्शंस में, उन्होंने ऑफकोर्स पार्टीशन के अगेंस्ट वोट किया था क्योंकि कोई भी हिंदू पार्टीशन के फेवर में नहीं था। लेकिन जो हालात हुए वो आप जानते ही हो, उनको वहां से भागना पड़ा, और जो भाग सके भाग गए, जो नहीं भाग पाए वो कुछ कन्वर्ट हो गए या कत्ल कर दिया गया उनका, या जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो आज भी वहां है। तो यहाँ पर मैं, जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, जो सारे के पार्लियामेंट्री डिबेट में भी नहीं उठाया गया है, वो ये है कि ये जो लोग हैं
ये मैं समझ रहा हूँ कि ये अमित शाह साहब वगैरह ने किस तरह से इसको पैकेज किया। जैसा मैंने कहा कि जो कहने की बात होती है पार्लियामेंट में, और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी होगी तो उसको पैकेज अलग से करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख वगैरह हो तो आप ऑटोमेटिकली हिंदुस्तानी हो। आप हिंदुस्तानी नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। आपके पास हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं है, उसकी हिस्टोरिकल रीजंस हैं और हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं, और उसका ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुस्तान नहीं हो। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी पूरी तरह से ये इशू को रिजॉल्व नहीं करता है। हर वो हिंदू या सिख भाई या बहन जो पुराने हिंदुस्तान का हिस्सा थे, दे शुड बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, क्योंकि वो हमेशा से हिंदुस्तानी थे और ना उन्होंने कभी ये कहा कि हम नहीं है, ना उन्होंने कोई पेपर पे साइन किया, ना उन्होंने कोई आंदोलन किया। वो सिर्फ और महज जो सर्कमस्टेंसेस थे, हालात थे, उसकी बुनियाद पर वो वहां फंसे हुए हैं। और कुछ रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स रहे होंगे, कुछ जो बहुत पुराने लोग गांव में रहते हैं उनको नहीं पता चला क्या हो रहा है, और इस वजह से वो आज हमारे साथ हमारे तरफ नहीं आ पाए। हम आ गए, वो नहीं आ पाए, पर बुनियादी तौर पर उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे वालिद हिंदुस्तानी हैं, दिलीप कुमार हिंदुस्तानी हैं, तो वो भी हिंदुस्तानी है, और अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज का सवाल है, हालांकि लियाकत नेहरू मुआहदा हुआ था, हकीकत ये है कि हमारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन 9 से 14% पर ग्रो हुई है, और वहां पर जो है पाकिस्तान जो आज कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान, पहले कहते थे, वहां पर 1.5-2% माइनॉरिटीज है, जिसमें भी पूरे के पूरे पंजाब सूबे में शायद आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। और ये आप इसकी सीरियसनेस समझिए बात की, कि वहां पर 27 to 30% हिंदूज थे पार्टीशन के दौरान। लाहौर शहर में 50% हिंदूज और सिख थे, वहां आपको एक भी नहीं मिलेगा। इस तरह से ऐसी क्लियरिंग हुई है उस जगह की। और हमारे पास ऐसा कोई इलाका नहीं हिंदुस्तान में जहाँ पर मुसलमान नहीं रहते, और अगर नहीं रहते तो वो अपने मर्जी से नहीं रहते। ऐसा नहीं कि वहाँ उनको रहने में कोई मनाही है, और ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर उनकी डोमिनेशन भी है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, या कुछ आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स हो, या केरला के डिस्ट्रिक्ट्स हो, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे। और ये इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि वहाँ की माइनॉरिटी ट्रीटमेंट और हमारी माइनॉरिटी ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। और जो लोग ये कहते हैं, पार्लियामेंट में भी कह रहे थे कि यहाँ मुसलमानों पे खतरा है वगैरह वगैरह, उनसे मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ कि इतना यहाँ मुसलमानों को अगर खतरा है तो मुझे एक मुसलमान दिखा दीजिए जो पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है अपनी जान जोखिम में डाल के, जिस तरह से वहां के हिंदू और सिख यहाँ आते हैं भाग के, और 20-20 साल से रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, जबकि उनको पता है कि यहाँ हालत क्या होने वाली है। तो यहाँ पर बेसिक पॉइंट ये है कि जो रीजन्स में सोशो इकोनॉमिक यानी जो सामाजिक और आर्थिक हालात हैं वो तकरीबन एक बराबर के हैं, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में कोई बहुत फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मेक्सिको से अमेरिका जा रहा है कि उसकी जिंदगी सुधर जाएगी इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर। तो जिन देशों में इस तरह का ज्यादा फर्क नहीं होता, वहां पर लोग आमतौर पे इकोनॉमिक रीजन से माइग्रेट नहीं करते। इसीलिए पाकिस्तान का कोई मुसलमान हिंदुस्तान आने की कोशिश नहीं करता है। बांग्लादेश के आते हैं, उसके और रीजन हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान रिचर है, बांग्लादेश पुअर है। इनफैक्ट पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश से भी खराब है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ आ रहे हैं? कोई नहीं आता। 10-20-30 वो ठीक है क्रिकेट देखने आते हैं, उसमें से गायब हो जाते हैं, बट वैसे कोई नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ आके उनकी जिंदगी कोई वैसे बेटर नहीं होने वाली है। ठीक है, हिंदू जो है या सिख वहां के वो आते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी वहां हराम है किसी और रीजन से, आर्थिक रीजन से नहीं, सामाजिक रीजन की वजह से। और वो यहाँ डेफिनेटली उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है क्योंकि उनको डिग्निटी से रहने का चांस मिलता है। आर्थिक जो हाल है वो तो शायद उनको और भी खराब हो जाए यहाँ आके, क्योंकि सिंध से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस तरफ आ गए जो वहां पर अच्छे पढ़े लिखे पोजिशन ज्यादा पर थे, डॉक्टर्स वगैरह भी हैं जो कुछ इंडिया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में मुसलमानों को एक्सक्लूड किया गया है, या मैं ये कहूंगा कि माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया गया है। उसकी बेसिक वजह यह है कि मुसलमानों ने अपना देश बनाया, और अब आप देश बनाने के बाद ये नहीं कह सकते कि यार हमारा हमने मन बदल लिया तो अभी हम वापस आना चाहते हैं। सॉरी, टू बैड, यू हैव लॉस्ट योर चांस। अब ये अमित शाह पार्लियामेंट में कह नहीं सकते, हालांकि ये ही रियलिटी है। तो उसको इस तरह से पैकेज करना पड़ेगा कि वहां के माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने के लिए, जैसा मैंने कहा, वहां के माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने के लिए नहीं है ये बिल। ये बिल उन हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी नागरिकता देने के लिए है जो हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा थे, लेकिन हालात और कोई आर्थिक सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो वहां पर से यहाँ टाइम पर नहीं आ पाए। अगर उनको मौका दिया जाता तो वो शायद आ भी गए होते। पाकिस्तान से यहाँ मुसलमान भी आए, 3-4-5-10 आए, दिलीप कुमार आए, बड़े गुलाम अली आए, लेकिन बाय एंड लार्ज वहां से यहाँ कोई ज्यादा मुसलमान नहीं आए।
यहाँ से यहाँ वहाँ बहुत मुसलमान गए, अपने मर्जी से गए, और वहाँ से लगभग सारे हिंदू सिख यहाँ पे, और जो नहीं आए उनके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस थे और हैं जो बचे हुए हैं। पहला तो ये कि आप किसी तरह से हिंदुस्तान भाग जाओ और उम्मीद करो कि मोदी या ऐसे कोई सरकार आपका दुख समझेगी और आपको हिंदुस्तानी शहरी मानेगी, नागरिक मानेगी। दूसरा ये कि आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये जो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिश्चियंस कहाँ से आ गए पाकिस्तान में, ठीक है, मतलब वहाँ क्रिश्चियंस हिंदू से ज्यादा है आज के पंजाब में, ये कहाँ से हो गया? वो इसलिए हो गया कि जो बिल्कुल ही लोएस्ट हिंदू सोसाइटी का अंग था वहाँ का, जो वहाँ के दलित थे, एक तरह से लोअर कास्ट थे हिंदू कम्युनिटी के, मैं कह रहा हूँ, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे पार्टीशन या उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ आने की, और ना उनके पास कोई सामान था, ना जागीर था, ना कोई रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की। क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों की, खासकर जो उनका एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रखने वाले मुसलमानों की नज़र में क्रिश्चियन जो है वो हिंदू से बेटर है। हिंदू सबसे नीचे गिरे जाते हैं, उसके ऊपर सिख, उसके ऊपर क्रिश्चियन, फिर उसके ऊपर जो बाकी मुसलमान सेक्ट्स हैं जैसे शिया वगैरह हुए वो, और फिर उसके ऊपर सुन्नी जो रूलिंग कम्युनिटी क्लास है। तो एक तरह से इंग्लिश में इसको कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। तो अपवर्ड मोबिलिटी गेन की, हिंदू क्रिश्चियन बन गया, ठीक है। और हिंदू जो है वो इतना एक तरह से अपने धर्म को अपने हमेशा बाजू पर लेके नहीं घूमते, तो ये उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर आपकी जान जोखिम में तो ठीक है अपना धर्म बदल दो, मतलब ठीक है, उसका कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बुरा नहीं लगेगा। मुसलमान शायद नहीं बदलेगा, वो मर जाएंगे लेकिन नहीं बदलेंगे। क्रिश्चियन भी जनरली नहीं बदलेगी अगर आप सही मानने में क्रिश्चियन हो तो। लेकिन ये जो क्रिश्चियन है ये उस तरह के क्रिश्चियन नहीं है, ये वो क्रिश्चियन है जो बचने के लिए क्रिश्चियन बन गए। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये उनको प्रिविलेज कर रहा है सर्टन कम्युनिटीज को, और उसको मैं कहता हूँ अर्स्ट वाइल इंडिया, यानी कि पुराना हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान था या अखंड भारत आप बोल लो, उसको जो बोलना चाहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने किया, ऐसे बहुत देशों में स्पेसिफिकली टारगेटेड कम्युनिटीज को रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ पर लेबनीज क्रिश्चियन जो है ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक जमाने में लेबनान, जो लुबनान जिसको कहते हैं उर्दू हिंदी में, वो अरबिक कंट्री है, दे आर अरब स्पीकिंग, लेकिन वहां पर 30 से 35% क्रिश्चियंस थे। वो क्रिश्चियन अरबी थे, मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है। क्योंकि इस्लाम का एथनिसिटी से कोई फर्क नहीं है, लेना देना नहीं है, उनमें दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन उनके साथ भी वहां पर बदसलूकी होनी शुरू हो गई थी पैलेस्टाइन के मूवमेंट के दौरान, और ये हिजबुल्लाह वगैरह जो ग्रुप्स हैं उन्होंने उनको टारगेट करना शुरू किया, तो वो भागे सब यहाँ, मुसलमान भी भागे लेकिन क्रिश्चियंस पहले भागे। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्पेशल पॉलिसी बनाई थी 1917 में, उसको कहते हैं लेबनीज कंसेशन, जहां पर लेबनीज क्रिश्चियंस को स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में रिसेटल किया गया क्योंकि उनके पास और कोई जाने की जगह नहीं थी। अब ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इस तरह के कंसेशन दुनिया में कई जगह किए गए हैं, हालांकि इसका और हमारे कानून में काफी फर्क है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम बाली के हिंदुओं को हिंदुस्तान में नहीं ले रहे, क्योंकि बाली के हिंदुओं का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उनका धर्म हिंदू है, ठीक है। लेकिन हम हिंदुस्तान के उन अंग के बचे हुए हिंदुओं को ले रहे हैं जो पहले हिंदुस्तान थे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल मैंने हालांकि ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसमें भी फर्क है। एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ नहीं है। आप स्पेसिफिक ग्रुप्स जिनको टारगेट किया जाता है उनको रेफ्यूजी स्टेटस दुनिया में कई बार मिला है, और रिलीजन या धर्म के आधार पे भी मिला है, सेक्ट्स के आधार पे भी मिला है, ठीक है। ऐसी बहुत जगह है। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों में जो बहाई कम्युनिटी है, आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा, दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है फेमस, वो बहाइयों का है। यहाँ पर बहाई कम्युनिटी को भी शरण दी जा चुकी है। सो देयर आर लॉट ऑफ बहाईस इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो ये कह रहा है कि 2014 तक जो भी हिंदू, और ये बाकी इसको मैं कहता हूँ इंग्लिश में कि विद स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, हिंदू सिख और जो बाकी है, मतलब क्रिश्चियन बांग्लादेश में कौन रहता है, 30 लोग होंगे टोटल, लेकिन जो भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो हिंदुस्तान 2014 तक आ चुकी हैं, उनको अगले साल इंडियन सिटीजनशिप देनी जाएगी। रादर दे विल बी एलिजिबल, यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। ऑटोमेटिक तो नहीं दे सकते, कोई ना कोई प्रोसेस तो करना पड़ेगा उसके लिए, बट उनको एलिजिबल करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, जिसमें ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, और उसमें जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको हिंदुस्तान में कितने साल रहना पड़ता है अप्लाई करने से पहले, उसको घटाया जा रहा है। इसलिए घटाया जा रहा है ताकि अगले साल एलिजिबल हो जाए। तो 2014 की कट आउट डेट है, 6 साल की उसमें रिक्वायरमेंट है, तो 6 साल बाद आप
सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज यू आर फ्रॉम वन ऑफ दीज कम्युनिटीज। अगर आप इन 6 समाजों में से हैं, धर्मों के हैं, तो आप 6 साल बाद कर सकते हैं, और वो 6 साल 2020 में हो जाएंगे, और उसके बाद में उनको इंडियन सिटीजनशिप का पाथ में मिल जाएगा। जो कुछ मुसलमान रेफ्यूजीज हैं हिंदुस्तान में, खास करके बांग्लादेश से, उनको ये प्रोविजन नहीं मिलेगा। लेकिन की यहाँ पर फैक्टर ये है, और ये मैं बाद में सेकंड पार्ट में समझाऊंगा, कि उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो हिंदुओं को दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे बुरा लग रहा है कि तुम हिंदुओं को दे रहे हो, वैसे तो किसी को भी नहीं दे रहे थे। अब हमने डिसाइड किया कि उनमें से किसको देना है, ठीक है, वो तो स्टेट का प्रेरोगेटिव, हम डिसाइड करेंगे किसको देना है, कितने को देना है, कब देना है, ये हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो ब्लैंकेट्स है वो तो ये है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो उनमें से किसी को कुछ नहीं है। 40 साल से तो कोई सिटीजन नहीं, 71 से अगर आप गिन लो तो 48 ईयर्स। तो उनमें से हम कुछ लोगों को दे रहे हैं, और उनका जो आधार है आइडेंटिफाई करने का, वो माइनॉरिटीज के बेसिस पर है। और माइनॉरिटीज के बेसिस पर इसलिए है क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि बेसिकली जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू थे वहां पर, वो हमेशा हिंदुस्तानी थे और उनको हम दे देंगे, वो ये नहीं कहना चाहते, तो ये उन्होंने इस तरह से उसको पैकेज किया। ये उसका मूल है, और मैं इसको बहुत स्वागत करता हूँ। आई वेलकम दिस स्टेप। जैसा मैंने कहा कि मेरे ख्याल तक तो ये इसको और एक्सटेंड कर देना चाहिए, कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई बहन वगैरह अभी भी वहां पर हैं, अगर वो भी आना चाहे तो हमको उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, कि हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी ही है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, और उनको ये सिटीजनशिप का हक देना चाहिए, और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आने के बाद सब उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो धर्म और जान को खतरा रहता है वहां पर, एटलीस्ट वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। इस बात के आखिर में मैं कुछ जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, कुछ अच्छे सवाल भी उठाए गए पार्लियामेंट में, उस पर आऊंगा। 3 सवाल हैं जिनका जवाब जो है इस वक्त क्लियर नहीं है, और पूछे गए पार्लियामेंट में। मैंने सारी डिबेट सुनी, और वो मिनिस्टर साहब ने इनका कोई साफ उत्तर नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है। पहला तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट एक स्पेशल उनका एक स्पेशल स्टेटस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक 6 शेड्यूल होता है, एक इनर लाइन परमिट होता है। बेसिकली जैसे आर्टिकल 370 डिफाइन करती थी कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन रह सकता है, उसी तरह की प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट में भी है। मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और वो ये बताते हैं कि कौन डोमिसाइल, इसका इंग्लिश में वर्ड होता है कि डोमिसाइल रेजिडेंट कौन है, यानी कि कौन लोग हैं जो हमारे हैं, और उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। आप कितने साल से रह रहे हो वगैरह, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आपके पेरेंट्स कहाँ से थे वगैरह, इन कंडीशंस के बुनियाद पर आप वहाँ रह सकते हो। तो ये ऑलरेडी प्रोविजन है। अब सिटीजनशिप, जैसा मैंने पहले आसाम अकॉर्ड के दौरान कहा कि वो आसाम अकॉर्ड तो अभी भी अप्लाई होगा। सिटीजनशिप जो है वो भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन भारत की सिटीजनशिप मिलने से वो बेसिकली जो मेरा या आपका दर्जा है उस पर आ जाएंगे। अगर मैं आज जाके आसाम में नहीं रह सकता हूं, जो मैं नहीं रह सकता हूं बाय द वे, तो वो भी नहीं रह सकते, ठीक है। सो ये बात आप समझिए कि सिटीजनशिप जो है वो इंडियन स्टेट की मिलेगी, और इंडियन सिटीजन्स के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आज ऑलरेडी, जैसे कि जो स्टेट्स में इनर लाइन परमिट की वगैरह आप नहीं रह सकते, वो जब सिटीजन बन जाएंगे तब भी वो नहीं रह पाएंगे, जैसे आप और मैं नहीं रह सकते, ठीक है, हम नहीं रह सकते। अब सवाल ये जो अनआंसर्ड है वो ये है कि इनमें से कई लोग वहां ऑलरेडी रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो एरिया जो है वो कंटिन्यूअस है, वो बॉर्डरिंग है बांग्लादेश से। तो ये जो प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश में ज्यादा है, राजस्थान वगैरह में नहीं है, जो पाकिस्तान से आए हैं उनको ये अप्लाई नहीं करता है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, जैसे कि आसाम में 19 लाख लोग रह रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया एनआरसी की मुताबिक। अब समझिए उसमें से 10 लाख को आपने सिटीजनशिप दे दी, तो अब वो इंडियन सिटीजन हो गए। उसका ये मतलब नहीं है कि वो आसाम में रह सकते हैं। आसाम में रहने के लिए आसाम के जो अपने क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना पड़ता है, वो मुझे और आपको भी करना पड़ता है। तो ये जवाब नहीं मिला है कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको आसाम अकॉर्ड या जो बाकी भी ऐसे रूल्स हैं नागालैंड वगैरह के, उनके साथ कैसे रिकंसाइल किया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए। क्या आप उनको उठा के किसी और स्टेट में रखोगे, क्या आप उनको कहेंगे कहीं और जाकर रीसेटल होना, या क्या फिर वो ये साबित करेंगे कि वो आसाम के डोमिसाइल भी हैं, यानी कि अगर वो 71 के पहले आए हैं, अगर आप कोई हिंदू हो और आप 1971 के पहले आसाम में आके बसे हुए हो और आपको सिटीजनशिप मिलती है इस कानून के बाद, तो आप आसाम में रह सकते हो, क्योंकि आसाम अकॉर्ड आपको रिकॉग्नाइज करेगा एज एन आसामीज, एज ए डोमिसाइल ऑफ आसाम। लेकिन अगर आप 80s में आए हो, और बहुत सैकड़ों लोग आए हैं 90s में आए हैं,
तो आपका क्या स्टेटस होगा वो क्लियर नहीं है. सो विल दे हैव टू मूव टू सम अदर पार्ट, दैट इज नॉट क्लियर. ये पहला सवाल था. दूसरा जो मुद्दा उठता है वो ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे मैं 19 लाख लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, क्योंकि कोई कागज नहीं है किसी के पास. और वैसे भी हिंदुस्तान में कोई ऐसे कागज नहीं होते अनलेस कि आप बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो. बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से प्रोड्यूस करोगे आप? अगर आपका जन्म चित्तागांव में हुआ है तो आप चित्तागांव के महानगर पालिका से थोड़ी बर्थ सर्टिफिकेट मांगोगे. तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कोई है नहीं कि आपका धर्म क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा मेरा धर्म क्या है, या आपके नाम की बुनियाद पे हमको चेक करना पड़ेगा. बट दैट इज नॉट अ गुड, वो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है. मतलब अब मैं अपना नाम कुछ भी रख सकता हूँ, माजिद रख सकता हूँ, या कोई मुसलमान अपना नाम रखते नहीं हालांकि, लेकिन रख सकते हैं, हमारा रख सकते हैं, सुदीन रख सकते हैं. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, ये अब तक क्लियर नहीं है. और अगर आइडेंटिफिकेशन का कोई सही तरीका नहीं है तो क्या हम इस बात के लिए तैयार है कि कई सारे नॉन हिंदूज भी अपने आप को हिंदू प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको सिटीजनशिप मिलती है उस तरीके से. और इसका भी बहुत प्रेसिडेंट है दुनिया में. बहुत सारे इंडिया से रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करते हैं अमेरिका और कनाडा में, सिख खास करके. उनमें ऐसे भी बहुत सारे हिंदू पंजाबी होते हैं जिनको यहाँ से निकलना होता है, किसी भी तरह से बहुत गरीबी में रहते हैं, तो वहां जाके वो सिख बन जाते हैं और फिर कहानियां देते हैं कि कैसे हमारे साथ अत्याचार होता है हिंदुस्तान में. ठीक है, एंड लॉट ऑफ देम हैव सक्सीडेड. कई लोग वो वहां जाके बस भी गए. तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश करेगी कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, और इसका कोई जवाब अब तक पार्लियामेंट में नहीं मिला है. और जो तीसरा सवाल है जो बहुत ही जरूरी सवाल है, और वो किसी ने दोबारा पार्लियामेंट में उठाया था, सुप्रिया सुले ने उठाया था, वो ये है कि जो और किस्म की हिंदुस्तान फ्रेंडली माइनॉरिटीज वहां पर, जैसे कि वहां पर एथिस्ट रहते हैं, यानी कि जो नास्तिक लोग हैं जिनका धर्म नहीं है, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए इसमें, क्योंकि उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए. अगर हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें जो लोग पुराने हिंदुस्तान के ख्याल से इत्तेफाक करते थे और हमारे देश से प्यार करते हैं उनको यहाँ लाना है, या ख्याल ये है कि वहाँ उनका परसिक्यूशन होता है, तो ये दोनों बॉक्सेस को एथिस्ट जो है उनकी कैटेगरी में टिक करती है. तस्लीमा नसरीन ग्रेट एग्जांपल है इसका, जो मुसलमान थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपना धर्म, हिंदुस्तान आ गई, और हमने उनको, हालांकि बहुत उसमें भी ऑपोजिशन हुई वासी वगैरह की पार्टी की तरफ से, लेकिन उनको यहाँ पर हमने जगह की, सिटीजनशिप नहीं दी उनको, लेकिन उनको परमानेंट प्रेसिडेंसी एक तरह से उनको दे दिए, लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया हिंदुस्तान का. तो जो नॉन हिंदूज है लेकिन उनका एटीट्यूड हिंदुस्तान की तरफ बहुत फ्रेंडली है, यानी कि सेक्युलर लोग हैं या एथिस्ट लोग हैं या फ्री थिंकिंग जिसको अक्सर कहते हैं लोग हैं, उनको कैसे शामिल किया जाए इसमें, और उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, चाहे वो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, चाहे कल आना चाहे. और ये सवाल मैंने पहले भी उठाया, जो बाकी बच्चे कुछ हैं ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भी हम कैसे शामिल करें इन लोगों में. क्योंकि अगर आपने ये पहले ऐलान कर दिया होता, अगर आपने 2013 में ऐलान कर दिया होता कि 2014 की कट आउट डेट होने वाली है, तो जो बच्चे कुछ हैं वो भी किसी तरह से आ जाते. फैक्ट इसकी जो बच्चे कुछ हैं अभी वो ये सोचेंगे कि हम क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर चले गए होते तो भारत की नागरिकता उनको शहरियत मिल जाती और उनकी जिंदगी सुधर जाती, एटलीस्ट उसको ज्ञान. तो ये 3 सवाल थे जिनका जवाब जो है मुझे भी लगता है पूरी तरह से साफ है. हो सकता है कुछ क्लैरिटी आएगी, ऐसा कई बार होता है कि कानून पहले पेश किया जाता है और उसके डिटेल्स हैं वो बाद में सबमिट किए जाते हैं, लेकिन आई होप कि इस पर भी हमें कुछ क्लैरिटी मिले. तो इसी के साथ मैं इस भाग को ख़त्म करता हूँ. अगले भाग में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शंस की. मैंने सारे के सारा वीडियो फुटेज सुना है राज्यसभा और लोकसभा का, और न्यूज़ में भी क्या कहा जा रहा है, और जो ऑब्जेक्शंस लोग उठा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मॉरल, उनको हम एड्रेस करेंगे अगले हिस्से. उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. आपके सुझाव, फीडबैक, कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.